सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर सैफ अली खान को चाकू किसने मारा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें दिखाता हूं जो आपको देखना और जानना जरूरी हो। लेकिन शुरुआत सबसे पहले खबरों की लिस्ट से करता हूं कि आप आज एक घंटे कौन कौन सी वो खबर है जो सीधे मुद्दे की बात में देखने वाले हैं। आज शुरुआत दिन की सबसे बड़ी खबर से ही करेंगे। एक ऐसा सवाल जो पूरे देश के मन में उठ रहा है कि इतने बड़े एक्टर के घर में घुसकर कोई चाकू कैसे मार सकता है। सैफ अली खान पर चाकू से हमला चोर ने ही किया या कोई बड़ी साजिश है। जुड़े रहिएगा, विस्तार से हर पहलू को छूने की कोशिश करेंगे और आखिर यह हमला क्यों हुआ ये बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। कैसे बढ़ेगी सैलरी, कब बढ़ेगी सैलरी, सब कुछ बताएंगे। जुड़े रहिएगा। तीसरी खबर में बात करेंगे, मध्य प्रदेश में खूब निवेश हो रहा है। शहडोल में आज 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव था। इसमें 32,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव आया है। विस्तार से खबर दिखाएंगे, बने रहिएगा। चौथी खबर में बात करेंगे दमोह की। दमोह के कलेक्टर साहब ने शानदार काम कर रहे हैं, शानदार काम किया है। बस इसीलिए कह रहा हूं गुड जॉब कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। क्या मुहिम है और नाम है शिक्षा का उपहार, सब बताएंगे। जुड़े रहिएगा। पांचवी खबर में बात होगी गुना की। गुना में एक साथ 60 बुलडोजर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। साथ में 600 की संख्या में प्रशासन की टीम भी पहुंची थी। इस कार्रवाई की तस्वीरें आज खूब वायरल हो रही हैं, इसलिए आपको भी विस्तार से दिखाएंगे। छठी खबर में बात छत्तीसगढ़ की होगी। छत्तीसगढ़ में इस वक्त नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कितने जवान जंगल में मौजूद हैं, कौन कौन कार्रवाई में शामिल है, कितने नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं, सब कुछ बताएंगे। रिपोर्टर से सीधे बात कराएंगे कि आखिर अभी क्या हालात हैं। सातवीं खबर में बात होगी कवासी लखमा की। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा उर्फ दादी को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कवासी लखमा को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जुड़े रहिएगा, विस्तार से बताएंगे। कितना बड़ा महल बना लिया था भ्रष्टाचार के पैसे से, वो भी दिखाएंगे। और आखिर में आपको महाकुंभ की तस्वीरें दिखाऊंगा और महाकुंभ में पहुंचे महापुरुषों को भी सुनाऊंगा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। और पहली खबर क्या है, सैफ अली खान पर किसने और क्यों हमला किया है, ये सवाल आज पूरा देश जानना चाह रहा है। पूरा देश ये समझना चाह रहा है कि इतने बड़े एक्टर, इतने पैसे वाले लोगों के यहाँ कोई चाकूबाज घुसकर चाकू कैसे मार सकता है। अब तक शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे सैफ अली खान पर हुए हमले की जानकारी ना मिली हो। लेकिन सैफ पर हुआ ये हमला कई सवाल खड़े कर रहा है। ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है। तो आज सैफ अली खान पर हुए हमले की इनसाइड स्टोरी है और इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। गुरुवार सुबह सुबह आई एक खबर ने हर किसी को चौंका दिया। खबर थी कि अभिनेता सैफ अली खान पर हमला हुआ है। शुरुआती जानकारी में पता चला कि रात करीब 2 बजे सैफ के खार स्थित फ्लैट में एक आदमी चोरी करने के इरादे से घुसा, जिसे मेड ने देखा। समझ गए आप? जब उसकी मेड से बहस होने लगी तो सैफ अली खान बीच बचाव करने आए। इसी बीच आरोपी युवक ने चाकू से सैफ अली खान पर हमला कर दिया। सैफ के ऊपर 6 वार किए गए। इनमें से 2 घाव बहुत ही गहरे लगे। हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया, लेकिन सैफ अली खान और उनकी मेड घायल हो गई। हमले के बाद सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सैफ अली खान की सर्जरी की गई। फिलहाल डॉक्टर्स ने बताया है कि सैफ को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। सैफ अली खान की गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर 2 गंभीर वार किए गए थे। दोनों ही नाजुक जगह है, आप जान रहे हैं। इन सब के बीच सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपार्टमेंट के बाहर घबराई हुई नजर आ रही हैं। करीना के साथ 3 फीमेल और 1 मेल स्टाफ था और पास में एक ऑटो भी खड़ा था। हमले के बाद पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम सैफ अली खान के घर पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि फ्लैट में अलग अलग फिंगरप्रिंट मिले। आगे जांच जारी है। हमले के तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया, 10 और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। दोपहर करीब 1:30 बजे मुंबई पुलिस के अधिकारी मीडिया के सामने आए और घटना की पूरी जानकारी दी। बताया कि एक आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा किया जाएगा। क्या कहना था पुलिस का, सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। सुनिए।
एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। आपने सुन लिया कि पुलिस ने दोपहर 1:30 बजे इस बात की पुष्टि की कि युवक चोरी के इरादे से घुसा था, लेकिन मामला शुरुआत से ऐसा नहीं था। शुरुआत में सैफ अली खान की टीम और पुलिस के बयान में काफी अंतर था, जो कई सवाल खड़े कर रहा था। शाम होते होते करीब 5:30 बजे मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज जारी किया। मुंबई पुलिस के मुताबिक फुटेज रात 2:33 का है और तस्वीर 6वें फ्लोर की है, जब हमलावर सैफ पर हमला करके भाग रहा था। बांद्रा जैसे हाई प्रोफाइल इलाके की घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी करने में 15 घंटे का वक्त लग गया। समझ रहे हैं आप, 15 घंटे का। इसके अलावा कई ऐसी बातें थी जो पूरी घटना पर सवाल खड़े कर रही है, जिसमें सबसे मुख्य बात है घटना के बाद जारी किए गए आधिकारिक बयान। पढ़ लीजिए ध्यान से। हमले के बाद सैफ की टीम ने जो पहला बयान जारी किया था, उसके मुताबिक सैफ अली खान के घर पर चोरी की कोशिश की गई है। फिलहाल लीलावती अस्पताल में डॉक्टर लीना और डॉक्टर नितिन डांगे सैफ का इलाज कर रहे हैं। हमले में सैफ के घर का एक कर्मचारी भी जख्मी हुआ है। वहीं पुलिस ने पहला बयान जारी करते हुए कहा है कि सैफ अली खान खार के फॉर्च्यून हाइट्स में रहते हैं। कल देर रात एक व्यक्ति सैफ के घर में घुस गया और उसकी नौकरानी से बहस हुई। जब एक्टर ने उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश की तो उसने सैफ पर हमला किया और इस हमले में वो घायल हो गए, यानी सैफ अली खान घायल हो गए। अब दोनों बयानों में अंतर की बात करें, सैफ की टीम ने युवक के चोर होने की बात कही, जबकि पुलिस ने अपने बयान में युवक के चोर होने की कोई जानकारी नहीं दी। इन दोनों बयानों के अंतर ने कई सवालों को जन्म दिया है। मामला बहुत हाई प्रोफाइल है, इसलिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और सैफ की टीम के शुरुआती बयानों के अलावा कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई तलाश रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सैफ अली खान का फ्लैट 7वें फ्लोर पर है और हमलावर वहां तक कैसे पहुंचा। आम सोसाइटी में भी इतनी बुनियादी सुरक्षा तो होती ही है कि गेट के गार्ड से लेकर आपके टावर के नीचे बैठा गार्ड हर आने जाने वाले अनजान व्यक्ति से पूछता जरूर है। पूछता नहीं है कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, किससे मिलना है। फिर आपको उसके बाद जाना होता है तो कई हाई प्रोफाइल सोसाइटी में क्या होता है कि आप जब एड्रेस बता देते हैं कि यहाँ जाना है, तो फिर वो मोबाइल से एप्लीकेशन में पूछते हैं, जब उधर से अप्रूवल मिलता है तब हो जाता है। फिर सैफ अली खान के घर तक कोई इतनी आसानी से कैसे पहुंच सकता है। इसी बुनियाद पर अगला सवाल यह भी उठता है कि क्या मेड उस हमलावर को जानती थी, क्योंकि सबसे पहले मेड को ही उस हमलावर के साथ बहस करते देखा गया। चूंकि हमलावर आसानी से अंदर घुस गया, इसलिए यह शक पहले से है कि अंदर का कोई उस हमलावर को जानता था। सवाल यह भी है कि मेड की हमलावर से बहस क्यों हो रही थी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने के बाद हमलावर आसानी से कैसे भागता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद वहां शोर भी हुआ होगा। अब इन सभी सवालों के जवाब तो पुलिस की जांच के बाद ही मिलेंगे, जो जारी है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के हाई प्रोफाइल इलाके बांद्रा में हुई। हाल ही में ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। और कुछ बड़ी घटनाओं की बात करूं तो सबसे बड़ी घटना 3 महीने पहले ही हुई थी, जब 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने मुंबई समेत पूरे बॉलीवुड को दहशत में ला दिया था। उसके पहले 19 सितंबर 2024 को सलमान खान के पिता सलीम खान को सुबह टहलते वक्त लॉरेंस के नाम पर धमकी दी गई, याद होगा आपको। इसके अलावा 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर सरेआम फायरिंग की गई। इस घटना के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और 2 मार्च 2023 को आज जैसी ही घटना हुई, जब एक्टर शाहरुख खान के घर में 2 अजनबी घुस गए थे। बाद में पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया था। तो ये था सैफ अली खान पर हुए हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी, और हमले के सभी पहलू आपको विस्तार से समझा दिए। लेकिन अभी इस पूरे मामले पर अपडेट आ रहे हैं
और वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब मिलना भी बाकी है, ये भी जानने के लिए हम चलेंगे हमारे सहयोगी के पास। लेकिन अब तक जो अपडेट आ रहे हैं, उसके बाद भी लगातार अपडेट आ रहे हैं। जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसके बाद भी अपडेट आ रहे हैं। इसलिए आपको विस्तार से और अपडेट बताने के लिए मैं सीधे लेकर चलता हूं अपने सहयोगी अमर सिंह के पास, जो ये पूरी अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। अमर, हर एक पल कुछ ना कुछ नया मोड़ घटता हुआ दिखाई दे रहा है, नया मोड़ कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है। कहां तक पहुंची जांच और क्या माना जाए इस हमले के पीछे जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें क्या निकलकर सामने आया है? अमर जी बिल्कुल ज्ञानंद जी, अभी का जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि जो सैफ अली खान की मेड है उसने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। और जो अपडेट है वो पुलिस सूत्रों के अनुसार है कि मेड ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके मुताबिक मेड ने ये कहा है कि जो हमलावर घर में घुसा था उसने मेड को बंधक बनाया और चाकू की नोक पर वो 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। ये पुलिस सूत्रों की तरफ से खबर है और ये मेड का दावा है। हालांकि जो मेड है वो भी पुलिस के शक के दायरे में है और सैफ अली खान के घर में काम करने वाले कई कर्मचारी पुलिस के शक के दायरे में हैं। क्योंकि जो सवाल आपने जब आप पूरी खबर बता रहे थे, जो सवाल आपने उठाए वो सवाल हर किसी के मन में है कि इतनी आसानी से कोई कैसे चढ़ सकता है। पुलिस ने जो अपना आधिकारिक बयान मीडिया के सामने जारी किया उसमें कहा कि जो फायर सेफ्टी का जो पाइप होता है, पानी के लिए जो पाइप जाता है फायर का, उसके सहारे चोर ऊपर चढ़ा था, जो कि 7वें फ्लोर पे उनका घर था। मतलब करीब कुछ नहीं तो अगर आप 10 फीट का भी एक फ्लोर मान लें तो 70 फीट चढ़ने में कितना समय लगता है, और हाई प्रोफाइल इतनी सोसाइटी में वो कितनी आसानी से कैसे चढ़ सकता है। दूसरी बात, चलिए ठीक है वो चढ़ गया, घर के अंदर घुस गया, बहस हुई, लेकिन जब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद जब वो भाग रहा था तब भी उसको किसी ने देखा कैसे नहीं। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि सैफ अली खान अच्छा खासा उनकी बॉडी है, जिम जाते हैं, और सैफ के साथ उनकी मेड भी थी और कर्मचारी भी थे, चोर अकेला था। आपने सीसीटीवी फुटेज देखा कि दुबली पतली काठी का एक चोर है और वो कैसे इन तीनों लोगों से बच के भाग गया। ये कई तरह के सवाल हैं जो अभी भी हवा में है, जो हर कोई जानना चाहता है। सैफ अली खान के फैंस जानना चाहते हैं कि क्यों ये हमला हुआ और कैसे हुआ। सुबह एक सवाल और तैर रहा था कि जब ये सब हो रहा था तब करीना कपूर कहाँ थी। हालांकि उनका वीडियो बाद में आया, लेकिन घटना के वक्त यानी कि जब 2 बजे घटना हो रही थी उसी के आसपास करीना कपूर ने एक स्टोरी भी अपने इंस्टाग्राम पर लगाई जिसमें कि पता चल रहा है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही हैं। ठीक है, इन सभी सवालों के जवाब अमर तलाशते रहिए, इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दूसरी तरफ आप चूंकि खबर बना रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं, इसलिए खबर का हर पहलू छूटने ना पाए, इसलिए नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? आपके लिए खुशखबरी है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। सैलरी बढ़ने वाली है, समझ गए आप? किसकी सैलरी? जो खबर सुन रहा है उनकी सबकी, जो खबर देख रहा है उनकी सबकी सैलरी बढ़ने वाली है। आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। क्या है पूरी खबर? चलिए बता देता हूं विस्तार से। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसके गठन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो बैठक हुई है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस फैसले पर मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है। देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसके बाद अब लगातार 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग लगातार की जा रही थी। 8वें वेतन आयोग से क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। चलिए बता देता हूं। 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 25 से 30% तक बढ़ जाएगी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 34,560 हो जाएगी। फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का गुजारा भत्ता भी 16% से बढ़कर 22% हो जाएगा। अगर फिलहाल लागू 7वां वेतन आयोग की बात करें तो इसे साल 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल
10 साल बाद दिसंबर 2025 में, इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरे होंगे। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वां वेतन आयोग गठन किए जाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। मोदी सरकार के इस फैसले पर कर्मचारियों का क्या कहना है, सुन लीजिए। कई बार लोग समझते हैं कि 3 गुना हो गया, 3 गुना नहीं होता, मुश्किल से 1.5 गुना हो पाता है। इस बार देखते हैं कितना होता है। अगर ये 2 पॉइंट पिछले बार की तरह अगर हुआ तो 1.5 गुना से कम सैलरी में इजाफा होगा। निराशा का माहौल था कि काफ़ी विलम्ब हो गया है 8वें वेतन आयोग को। कर्मचारियों में भयंकर मायूसी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से लोगों में हर्ष की लहर व्याप्त है। 26 लाख वो ठीक, कोई बात नहीं, 1 साल और भी इंतजार करेंगे। हालांकि इसको करना तो चाहिए था 25 से ही। It is too early to say anything because the matter is in process. हमेशा अच्छी बात है कि कर्मचारियों को कोई भी सहायता दी जाती है, उनके वेतन से हो या अदर हो, बट जब कभी भी इलेक्शन के दौरान दी जाती है तो इससे लगता है कि ये बायस डिसीजन है। गवर्नमेंट सर्वेंट के तो बेनिफिट के लिए ही है, अच्छी बात है। 8वां वेतन आयोग तो आने ही चाहिए, 10 साल में तो आता है। अच्छी बात है। जो अब तक ये कह रहे थे कि हमें मिलेगा नहीं 8वां वेतन आयोग, तो अब जो इसकी घोषणा हुई हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। जो आदमी काम करता है उसे कुछ मिलता है, उसके बदले में तो बड़ा खुश होता है। अगर टैक्सेस उतने ही बढ़ जाएंगे तो फिर ये तो एक तरीका हो गया, इधर से पैसे लो और दो और उधर से पैसे ले लो। डबल कुछ नहीं होगी, गवर्नमेंट का इनकम टैक्स और बढ़ेगा। मौका सारे एम्प्लॉय को खुशी का दिया, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात है। इतनी खुशी महसूस हो रही है कि किसका कोई हिसाब नहीं है, सब लोग बहुत खुश हैं, खुशी की लहर है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि खर्चे काफी बढ़ गए थे एम्प्लॉइज के और सैलरी थोड़ी इतनी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। सीधे मुद्दे की बात यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। आप लोगों के घर पैसा आने वाला है, इसलिए विस्तार से खबर बता दी। खुशखबरी थी इसलिए सब कुछ दिखा दिया। चलिए अब आगे की बात करते हैं और अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की कौन सी खबर है? मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है और मध्य प्रदेश में खूब निवेश आ रहा है और इसके पीछे मुख्यमंत्री ने एक कार्ययोजना बनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह तय कर लिया है कि प्रदेश में पैसा आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश विकसित होगा। मध्य प्रदेश में लगातार निवेश आ रहे हैं, आप लोगों को रोजगार मिले, आप आर्थिक रूप से मजबूत बने, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार निवेशकों से मिल रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए न्योता दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में इस साल पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। शहडोल में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में करीब 32,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया है। इस मौके पर सीएम ने खुद कहा कि उम्मीद नहीं थी कि शहडोल में भी इतना बड़ा निवेश आ जाएगा, लेकिन शाम होते होते जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बताया कि इस कॉन्क्लेव में 32,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया है। दिन भर चले इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर एक रिपोर्ट देखिए। भारत माता की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीजनल हुई है, जिसके भरोसे से लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश हमको अभी तक मिल चुका है। भूमि आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। यहाँ के आज के इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो लगभग 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमारा आज का यहाँ ये बिजनेस हुआ है। अभी तक की 7 कॉन्क्लेव में ये शहडोल का हमारा अपना जिस प्रकार से इसके बारे में कल्पना की गई थी, सच मानो तो मुझे लगा कि 2-5 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाए तो वो होता है, क्योंकि ये शहडोल हमारा कई कारणों से बहुत पिछड़ा था। सरलता के साथ, कैसे सहजता के साथ जितना सुगम तरीके से व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसलिए हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए आपके सामने लोकार्पण भूमि पूजन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के खुश होने के लिए नहीं, ये अपनी संतुष्टि के लिए। मध्य प्रदेश का पहला रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव पिछले साल 1 मार्च 2024 को उज्जैन में हुआ था। पूरी डिटेल बता रहा हूं आपको, देखिए। अब तक 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुके हैं।
जिसमें कुल 2,38,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश प्रस्ताव आया है। इसके अलावा मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलुरु और कोलकाता में भी सीएम उद्योगपतियों से मिले और कुल 1,07,000 करोड़ रुपए का निवेश लेकर आए। सीएम लंदन और जर्मनी गए और विदेश से भी 78,000 करोड़ रुपए का निवेश लेकर आए हैं। मतलब मध्य प्रदेश से लेकर विदेश तक डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को पिछले एक साल में 4,17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव मिल चुका है। और इन सभी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जितने प्रस्ताव आए हैं उसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। खुद सीएम ने बताया है, सुनिए। 4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव अब हमारे पास आ चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर इसमें मिलेंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश एक अलग प्रकार से पहचान बनाएगा, जो सभी प्रकार से खासकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ एक भूमिका में आएगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि मध्य प्रदेश में 4,17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव आ गया है। इतना पैसा आएगा तो किसका लाभ होगा? आपका ही होगा। 3 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलने वाला है, मतलब आपके घर में पैसा आने वाला है। खुशखबरी थी, विस्तार से बता दिया। किसी भी चीज की कार्य योजना बनती है और जब वो मूर्त रूप लेती है तो कुछ न कुछ बड़ा होता है। और मुख्यमंत्री तो निवेश लाने के पीछे एक बहुत बड़ा सपना देखे हैं, बहुत बड़ी कार्य योजना उन्होंने बना रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के ही गुना की खबर है। और खबर क्या है देख लीजिए। खबर यह है 60 बुलडोजर और 600 अधिकारी अतिक्रमण हटाने पहुंचे हैं। ये कितना बड़ा अतिक्रमण रहा होगा और आप ये बुलडोजर देखकर समझ गए होंगे। और ये बुलडोजर की जो फोटो दिखाई दे रही है इसको देख के समझ, चलिए वीडियो ही दिखा देता हूं, फोटो में क्यों ज़्यादा बात करना। गुना की एक तस्वीर आज चर्चा में। 900 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए 60 बुलडोजर लेकर 600 अधिकारी पहुंचे थे। मध्य प्रदेश की ये तस्वीर पूरे देश में वायरल हो रही है, पूरे देश में वायरल हो रही है। गुना के चाचौड़ा में वन विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमों ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 900 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। गुना में ये कार्रवाई सुबह 10 बजे शुरू हुई। इस दौरान खेतों में बोई गई फसल को जेसीबी से नष्ट किया गया। खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाया गया। इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए प्रशासन भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। मौके पर करीब 250 पुलिसकर्मियों समेत करीब 600 कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। साथ ही भीड़ को काबू करने के लिए वज्र वाहन, अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस, अस्त्र गोले के दल, वन विभाग की टीम और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की टीम ने 60 बुलडोजर मंगवाए थे। एक साथ जब 60 बुलडोजर ने खड़ी फसलों को नष्ट करना शुरू किया तो ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे में भी कैद हो गई। गुना में हुई इस कार्रवाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब गुना में ये कार्रवाई चल रही थी तो हमारे सहयोगी मोहन बघेल ग्राउंड पर मौजूद थे। मोहन बघेल की ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। मध्य प्रदेश के गुना जिले में वन भूमि की जंगलों की जमीनों को धड़ल्ले से काटा जा रहा है, जहां पर भूमाफिया बड़े लेवल पर जंगलों की कटाई कर रहे हैं। यहां पर कटाई को लेकर उपजे विवाद में एक व्यक्ति की आदिवासी की मौत हो गई थी, वहीं दर्जनों घरों को जला दिया गया था। इस उपजे विवाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीड़ित परिवारों से मिले और यहाँ पर भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। और यहाँ पर जंगल की जमीनों को लेकर, अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर अब एक कार्रवाई की जा रही है। कोई भी ग्रामीणवासी या कोई भी शहरवासी वन भूमि पर कब्जा ना करे। ऐसा नहीं है कि इस कार्रवाई का विरोध नहीं हुआ। गांव वालों ने फसल नष्ट करने पर प्रशासन का विरोध भी किया। दरअसल गांव वालों ने वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करके खेत बना लिया था। सोचिए, गांव में थोड़ा थोड़ा खेत बढ़ाकर अक्सर दबंग कब्जा कर लेते हैं आसपास के खेत को। लेकिन गुना के चाचौड़ा और बीनागंज के कमलपुर दिदला इलाके में तो लोगों ने 900 बीघा सरकारी जमीन पर ही कब्जा कर लिया था। इसके खिलाफ साल 2016 में भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन तब वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया गया था। यही वजह है कि इस बार टीम
600 की संख्या में पहुंची और ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि पूरी टीम को बधाई, 900 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है आप लोगों ने। 60 बुलडोजरों के साथ की गई है ये कार्रवाई। अतिक्रमण की ये कार्रवाई चर्चा में है, इसलिए विस्तार से बता दिया। ड्रोन विजुअल आप भी देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कहाँ का क्या हो रहा है भाई, इसलिए आपके मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूरी खबर बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की ही खबर है और ये गुड जॉब की श्रेणी में है। कौन से कलेक्टर ने गुड जॉब किया भाई साहब? कलेक्टर साहब गुड जॉब तो लिखा है, लेकिन जिला कौन सा है? जिला है दमोह। दमोह में कलेक्टर साहब ने क्या गुड जॉब किया? चलिए बात कर लेते हैं। गुड जॉब कलेक्टर साहब, जब भी ये शब्द लिखता हूं तो आप समझ जाते होंगे कि आज फिर किसी कलेक्टर द्वारा किए गए अच्छे काम की तारीफ करूंगा। और किसी अधिकारी की तारीफ करने और उसे प्राइम टाइम में दिखाने का मकसद एक ही होता है कि बाकी अधिकारी भी इनसे सीख लें। और आज ऐसी ही एक खबर आई है मध्य प्रदेश के दमोह से। मध्य प्रदेश के दमोह के कलेक्टर साहब हैं सुधीर कुमार कोचर, और कलेक्टर सुधीर कुमार ने शिक्षा का उपहार नाम से मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत कलेक्टर साहब ने एक अपील की है। अपील ये है कि अगर कोई भी उनसे मिलने आए और कुछ उपहार लेकर आना चाहता है तो गुलदस्ते, मिठाई या शॉल ऐसी चीजें ना लाए, बल्कि इनकी जगह ऐसी चीजें लाए जो बच्चों की पढ़ाई में काम आती हों, जैसे किताबें, कॉपी या पेन वगैरह, ताकि इनको जरूरतमंद बच्चों में दान किया जा सके। वाह, ये तो सच में गुड जॉब है। बहुत ही शानदार पहल है कलेक्टर साहब की। अब होता क्या है ना कि जब कोई जिले के कलेक्टर जैसे अधिकारी से मिलने आता है तो कुछ न कुछ उपहार लेकर आने को जरूर सोचता है कि नहीं? यार कलेक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, कुछ ले चलो, कुछ गिफ्ट ले चलो, डिब्बा ले चलो, मिठाई ले चलो। और इन उपहारों में आमतौर पर सबसे ज्यादा ट्रेंड फूलों का गुलदस्ता ले जाने का है। इसके अलावा लोग मिठाई या शॉल भी ले जाते हैं, और कुछ ले जाते होंगे जो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं फिलहाल अभी नहीं देखा हूं। अब एक गुलदस्ते की कीमत 500 से 1000 रुपए तक होती है, कभी कभी इससे ज्यादा भी होती है, और गुलदस्ता फोटो खिंचवाने के अलावा किसी काम नहीं आता। लेकिन अभी इसी बर्बादी और गरीब बच्चों की मदद के लिए दमोह के कलेक्टर ने बड़ा फैसला लेते हुए लोगों से उपहार में बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली चीजें लाने को कहा है। इस पूरी मुहिम को शुरू करने वाले कलेक्टर सुधीर कुमार क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इसको कहा जाए कि आम के आम और गुठलियों के दाम, या एक पंथ दो काज जैसी स्थिति, कि जब व्यक्ति बुके लेकर के आता है तो वो एक बार देता है, फोटो खिंच जाती है, और उसके बाद उस बुके का क्या होता है कोई नहीं जानता। तो इसीलिए जो है वो सामग्री जो लेकर के आए, वो सामग्री जो है सही हाथों तक पहुंचे, और वो एक उनका मिलना, मुझसे सौजन्य भेंट करना सही अर्थों में सार्थक हो, इस उद्देश्य से हमने ये किया। अब कलेक्टर साहब को शैक्षणिक सामग्री भेंट करने के लिए कई लोगों और संस्थानों की लाइन लग गई है। इस बीच मुहिम से प्रभावित होकर दमोह में 5 साल का बच्चा विराट भी कलेक्टर को शैक्षणिक सामग्री भेंट करने कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। कलेक्टर भी इस बच्चे से प्रभावित हुए और उसके साथ फोटो भी खिंचवाई। हमने इस बच्चे से भी बात की, सुनिए क्या कह रहा है बच्चा। कैसा लगा कलेक्टर से मिलकर? अच्छा लगा। क्या दिया आपने कलेक्टर साहब को? पेंसिल, टोपन और लेडर। किसने बोला था ये देने के लिए? पापा ने। आपकी भी इच्छा है कुछ बनने की? क्या बोला आपने कलेक्टर साहब से? मैं भी कलेक्टर साहब बनूंगा। बहुत छोटा बच्चा है, भले ही माता पिता से प्रेरित होकर कलेक्टर के पास गया था, लेकिन अच्छी पहल की है कलेक्टर साहब ने। गरीब बच्चों की मदद हो जाएगी और पैसे की बर्बादी भी बचेगी। अच्छी खबर थी, इसलिए विस्तार से बात कर ली। और अगली खबर क्या है? छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा जो रहे हैं पूर्व, उनके बंगले का राज क्या है? उनके बंगले का राज क्या है? बहुत बड़ा बंगला मिला है, बहुत बड़ा बंगला मिला है, और उस बंगले की एक एक तस्वीर दिखाई है रोहित मिश्रा ने। और दावा यह है कि यह भ्रष्टाचार के पैसे से खड़ी की गई इमारत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा 7 दिनों के लिए ईडी की रिमांड में है। शराब घोटाला मामले में 15 जनवरी को ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। इस बीच कई नए खुलासे सामने आए। रिमांड मिलने के बाद ईडी के वकील सौरभ पांडे ने दावा किया कि कवासी लखमा को हर महीने कमीशन के तौर पर 2 करोड़ रुपए मिलते थे। आप समझ गए? 2 करोड़ रुपए मंत्री जी लेते थे मंत्री रहते हुए।
ये वकील कह रहे हैं। और 3 साल तक चले शराब घोटाले के हिसाब से 36 महीने में 72 करोड़ रुपए कवासी लखमा को दिया गया है। 72 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का कवासी लखमा को दिया गया। ईडी के वकील ने यह भी दावा किया है कि इन रुपयों का इस्तेमाल सुकमा में हरीश कवासी का घर बनाने और कांग्रेस भवन बनाने में किया गया। फिलहाल ईडी अब इन्हीं 72 करोड़ रुपयों की इर्द गिर्द जांच कर रही है। ऐसे में शराब घोटाले में कवासी लखमा का क्या रोल है और कवासी लखमा को हर महीने कमीशन कैसे मिलता था, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले कवासी लखमा के पास कमीशन के पैसे कैसे पहुंचते थे, ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझ लीजिए और देख लीजिए। ईडी के वकील सौरभ पांडे के मुताबिक CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह ने पूछताछ में बताया था कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के पास हर महीने 2 हिस्से में कमीशन पहुंचता था। शराब कार्टेल से हर महीने कवासी लखमा को 50 लाख रुपए दिए जाते थे और इसके साथ 1.5 करोड़ रुपए अलग से भी दिए जाते थे। इसके हिसाब से हर महीने 2 करोड़ रुपए भेजे जाते थे। इन दोनों आरोपियों के अलावा आबकारी विभाग के ऑफिसर इकबाल खान और जयंत देवांगन ने बताया कि वो पैसों का अरेंजमेंट करते थे फिर भेजते थे। इन पैसों को कन्हैया लाल कुर्रे कलेक्ट करते थे। कवासी लखमा ने खुद अपने बयान में यह कबूल किया है कि AP त्रिपाठी उनसे साइन करवाते थे, जिसके बाद ईडी को कवासी लखमा की भागीदारी का पता चला। क्या कह रहे हैं ईडी के वकील सौरभ पांडे, सुनिए। 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई है कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था का शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि दोनों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक ये अगर स्कैम चला है तो ऐसी सूरत में जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो करीब 72 करोड़ रुपया आ रहा है। इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक्साइज ऑफिसर हैं कोई इकबाल खान है और जयंत देवांगन है। इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि ये लोग पैसा अरेंजमेंट करके उनको भेजते थे और कन्हैया लाल कुर्रे के मार्फत वो बैग्स कलेक्ट भी किए जाते थे सुकमा में। अब जिस 72 करोड़ रुपयों का जिक्र किया गया है, ईडी के मुताबिक वो कहां कहां खर्च किए गए हैं, तस्वीरों के जरिए आपको ये भी बता देता हूं। देख लीजिए तस्वीरों को। पहली तस्वीर पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बंगले की है, जो राजधानी रायपुर के विधायक कॉलोनी में मौजूद है। विधायक कॉलोनी में 1 स्क्वायर फीट की कीमत हजारों रुपए में है और ये घर 2500 से 3000 स्क्वायर फीट में बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा इस घर में 8 से ज़्यादा कमरे और महंगे महंगे फर्नीचर्स भी मौजूद हैं। आलीशान सुविधाओं से बने इस घर का जल्द ही गृह प्रवेश होने वाला था, लेकिन उसके पहले कवासी लखमा गिरफ्तार हो गए। दूसरी तस्वीर सुकमा में मौजूद हरीश कवासी के घर की है, जो कवासी लखमा के बेटे हैं। ये बंगला लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में है। 3 मंजिला ये इमारत अभी बन रहा है। तीसरी तस्वीर सुकमा में मौजूद कांग्रेस भवन की है, जो किसी बंगले से कम नहीं। ये तीनों इमारत वही हैं जिनका जिक्र ईडी ने किया है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा और शहनवाज खान की रिपोर्ट देखिए। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद जो है सुकमा जिला में बने राजीव भवन यानी कांग्रेस कार्यालय जो है वो अब सुर्खियों में। शराब घोटाले का जो पैसा आता था वो पैसा को जो है जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बनाने में खर्च किया जा रहा था। ईडी ने बताया कि करोड़ों रुपया जो आया था, प्रत्येक महीना 2 करोड़ रुपया की जो पैसा सुकमा पहुंचता था शराब घोटाले का, उस पैसा से इस घर का निर्माण हरीश कवासी यानी कवासी लखमा के पुत्र करवा रहे थे। ये घर देखिए, तस्वीर की ये वही घर है जिसपे ईडी ने दावा किया है कि इस घर पर जो है वो करोड़ों रुपए लागत किए गए हैं, जो कि शराब घोटाले के कमीशन से जुड़े हुए थे। क्योंकि देखिए कितना आलीशान जो है वो ये घर बनकर तैयार। इनर जो ये बेडरूम है, पहला बेडरूम देखिए तस्वीर की, इस पे जो टाइल्स है, ग्रेनाइट है, पीवीसी का काम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए बस्तरिया टेक्सचर में आपको यहाँ पर जो टेबल होता है, सोफे के सामने टेबल रखा जाता है, उसमें अभी पॉलिशिंग करवाई गई है।
2000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले के मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। मामले में 12 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कवासी लखमा ने ईडी की कस्टडी में देर रात खाना खाया और बहुत चिंतित नजर आए। वहीं ईडी ने सुबह फिर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से अब तक कुल 36 घंटों से ज्यादा पूछताछ की गई है, जिसमें एक बार कवासी लखमा के घर जबकि 3 बार ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई। चलिए अब तस्वीरों के जरिए आपको कवासी लखमा की गिरफ्तारी और पूछताछ की पूरी कहानी बता देता हूं। तस्वीरें देखिए। पहली बार 28 दिसंबर को ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर रेड मारी थी। तब से कवासी लखमा के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इसी दिन कवासी लखमा के रायपुर वाले बंगले समेत कुल 7 ठिकानों पर छापा मारा गया, जिसमें उनके बेटे हरीश कवासी और उनके करीबी सुशील ओझा का घर भी शामिल था। इसी दिन करीब 14 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने कवासी लखमा के घर से कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए। दूसरी बार 3 जनवरी को ईडी ने कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। इस दिन 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद कवासी लखमा और उनके बेटे को ईडी ने छोड़ दिया। फिर 9 जनवरी को तीसरी बार कवासी लखमा से पूछताछ की गई। इस बार कवासी लखमा हाथ में बहुत सारी फाइल लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे। ईडी ने 8 घंटे से ज्यादा समय तक कवासी लखमा से सवाल जवाब किया, लेकिन 15 जनवरी को चौथी बार कवासी लखमा से 4 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ हुई और ईडी दफ्तर से ही उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया गया। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का बहुत चर्चित मामला है, इसलिए अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। सुकमा में कांग्रेस ने 1 दिन के बंद का ऐलान किया, जिसका मिला-जुला असर देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए ईडी का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली। जब से कवासी लखमा गिरफ्तार हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस के नेता इसे बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, तो बीजेपी के नेता इसे दोषियों पर कार्रवाई बता रहे हैं। इन सबके बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस पर हमला भरे। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा है कि भूपेश बघेल ने एक आदिवासी को मोहरा बना के प्रयोग किया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कवासी लखमा ने साय सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या कह रहे हैं नेता, ये भी सुन लीजिए। परेशानी क्या जा रहा है मेरे जैसा गरीब आदमी को। एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया। मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। भारी भ्रष्टाचार किया गया, जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया कि एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस के नेताओं ने अपने जेब भरे। छापे में 1 रुपया भी नहीं मिला, इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो विष्णु देसाई की सुशासन वाली सरकार, उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे तो आपको या ईडी पकड़ लेगी या आपको मौत के नींद सुला दिया जाएगा। भूपेश जी का नाम ईडी के माध्यम से कहीं पहले चर्चा में आता था, फिर चार्जशीट में तक आया। किसी को भी बंद कर सकते हैं अपने साक्ष्यों के आधार पे, और कोर्ट तक में उसमें दखल नहीं देती बेल इत्यादि की। यह भी प्रक्रिया है जो सजा बन गई। मामला बहुत बड़ा हो गया है और अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है मृगेंद्र पांडे, जरा बता दीजिए। अंदर खाने क्या चल रहा है, अंदर की खबर क्या है और इसके तार कहां कहां तक जाएंगे? मृगेंद्र, देखिए, अंदर खाने इस समय यही चल रहा है कि इस पूरे मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जिस तरीके से भाजपा के प्रभारी है नितिन नवीन, उनका बयान आता है, या बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद हैं, कि मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है। कुल मिलाकर ये जो तार है वो उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक ले जाने की पूरी कोशिश चल रही है। और ईडी क्योंकि जिस तरीके से दस्तावेज दे रही है, जिस तरीके से बयान दे रही है, जिस तरीके से गवाही ली गई है, वो साफ साफ बताता है कि ईडी कोई हल्के में काम नहीं कर रही है, पूरे पुख्ता सबूतों के आधार पर ये काम कर रही है। क्योंकि एक्साइज के अधिकारियों ने बयान दिया कि ये पैसा कवासी लखमा तक जाता था, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ। आज एक ट्वीट आया है बीजेपी के नेताओं का कि क्या कल जो कांग्रेस भवन दिल्ली में जिसका उद्घाटन किया गया, क्या ये पैसा वहां तक तो नहीं गया है। कुल मिलाकर इन, चलिए ठीक है, मैं समझ गया। ये पूरा अपडेट और अंदर की खबर बताते रहिएगा मृगेंद्र, लेकिन मैंने वादा किया है दर्शकों से कि महाकुंभ की हर तस्वीर दिखाऊंगा। समय कम है, बहुत धन्यवाद आपका, नजर बनाए रखिएगा। चलिए, क्या वादा किया मैंने, महाकुंभ के महापुरुषों को सुनिए, मैंने कहा है, और इसलिए रंग दिखा रहा हूं, अब महापुरुषों को सुनाऊंगा।
वादा किया हूं ना आपसे 45 दिन चलने वाले महाकुंभ की तस्वीर हर दिन दिखाऊंगा। विस्तार न्यूज की टीम सुबह से रात तक आपको एक एक तस्वीरें दिखा रही है, साधु संतों से बातचीत सुना रही है। महाकुंभ का आज चौथा दिन है। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में डुबकी लगा ली है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। उन 3.5 करोड़ में मैं भी था। पूरी दुनिया से लोग संगम में डुबकी लगाने महाकुंभ पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए 10 देशों का 21 सदस्यीय दल भी प्रयागराज पहुंचा है। अलग अलग देशों से आए इन लोगों ने कल रात में अखाड़ों के संतों का आशीर्वाद भी लिया। अलग अलग अखाड़ों में जाकर साधु संतों के दर्शन किए। जब ये विदेशी दल प्रयागराज पहुंचा तो मंत्रों के साथ स्वागत किया गया। देख लीजिए रिपोर्ट। एक्साइटेड हुई कुंभ में अलिए था गंगा में डुबकी लगाए हुए कि न लगाए हुए इतना आदमी है, 40 करोड़ से भी ज़्यादा आदमी है। तो देखो क्या हुआ है। पहली बार है हम आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है पहली बार। एंड टू बी हियर फॉर दिस इनक्रेडिबल ओकेजन इज अ ह्यूज ऑनर। महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। लोग साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। विस्तार न्यूज ने भी आज साधु संतों से बात की, सुन लीजिए। इस कुंभ में लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। धर्म के एक यह है कि धर्म व्यक्ति को धारण करने का होता है और धर्म से कोई भी प्रभावित नहीं हो सकता। और व्यक्ति विशेष का यहाँ पर किसी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है धर्म में। वो धर्म सबको समदृष्टि जो है ना, समदृष्टि देखता है कि मुँह से जीव लोग जीवता सनातना। महाकुंभ को कोई अपनी जमीन बताए और हम ना बोले, हम सनातनी ना बोले, संत ना बोले, तो फिर गजब की बात है। अब इसमें आप विवाद कहें जैसा कहें, हम लोग तो बोलेंगे। यदि कोई अपनी जमीन को, हमारी सनातनी जहां हजारों साल से यहाँ कुंभ भरता आ रहा है, उस जमीन को भी यदि वक्फ बोर्ड के हमारी जमीन है तो फिर ललकारने का हमारा काम है। सब अच्छी ही है। व्यवस्थाओं पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम तो यहाँ की जो विशेषता है, आध्यात्मिक आनंद है, उस पर ध्यान देते हैं। इसलिए व्यवस्था में कोई कमी हमको कभी नहीं दिखाई देती। डिजिटल होने से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पा रहे हैं, तो एक तरह से अच्छा ही है, कोई उसमें खराबी नहीं है। चलिए आपको महापुरुषों को सुना दिया। आप कुंभ लिए चलता हूं। कुंभ में मेरे सहयोगी कौन कौन है देख लीजिए। ऋतु खड़ी हैं, आदर्श दिखाई दे रहे हैं और दुर्गेश दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले दुर्गेश कहां बैठे हैं आप दिखा दीजिए, उसके बाद ऋतु और आदर्श के पास आएंगे। दुर्गेश कहां बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, क्या दिखाने वाले हैं? कल तो डुबकी आपने बड़ी शानदार लगाई थी दुर्गेश। बिल्कुल ज्ञानंद जी, देखिए कल हमने स्नान किया था गंगा में और आज मैं भोजन करने की व्यवस्था बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर एक शिविर है जहाँ पर एक साथ बैठकर लोग इस तरीके से पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद पत्तल लगने वाली है और वो पत्तल भी बड़ी यूनिक है। लेकिन एक बार आप नज़ारा यहाँ पर देखिए कि एक पंडाल के नीचे तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को मैं यहाँ पर बैठे देख रहा हूँ। ये अनुशासन और ये व्यवस्थाएं देखने में बड़ी गजब लग रही हैं, क्योंकि जब एक जगह पर लाखों लोग एक दिन में आते हैं तो किस तरीके से लोग एक साथ व्यवस्थित होकर खाना खाते हैं, ये भी तस्वीर बड़ी स्पेशल होती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। कहां से आए भाई साहब आप? अयोध्या से आया हूं मैं। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा जी। पूरे विश्व में जो है, चलिए आप बतिया लीजिए तब तक। ऋतु के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। ऋतु कहाँ खड़ी हैं आप, क्या दिखाने वाली हैं, जल्दी से बता दीजिए, समय हो गया है। बिल्कुल ज्ञानी जी, मैं बता दूं आपको कि जब ये लाइव चल रहा है, ये लोग लाइव देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बता दीजिए कि भंडारा चल क्या रहा है, क्योंकि ये लोग इंतजार कर रहे हैं भंडारे का। ये वो युवा हैं जो रोज भंडारे का आनंद लेते हैं। आज कहाँ की प्लानिंग, आज कहाँ भंडारा खाने जाने वाले हैं? बस यही सेक्टर नंबर 9 या तो 7 या 8 कहीं भी मिल जाए। यानी कि पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा पता है कि सबसे अच्छा बिल्कुल, तो सबसे अच्छा भंडारा अभी तक कहाँ का लगा है? सेक्टर नंबर 7। सेक्टर नंबर 7, तो रोज जाते हैं वहाँ? नहीं, डेली नहीं, स्टार्ट हुआ अभी। इसके पहले कहाँ जा रहे थे? इसके पहले घर थे ना। तो यहीं के रहने वाले, आप प्रयागराज में रहते, रोज आते हैं? जी बिल्कुल। हम लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ पे तैयारी करने वाले लोग हैं। अभी निरंजनी अखाड़ा पे सुनने को मिला है कि वहाँ पे मिलेगा रसगुल्ला। अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे खाने के लिए।
और ये वो लोग हैं, कुछ लोग तो जा चुके हैं ज्ञानेंद्र जी की खीर बंटना शुरू हो चुकी है, तो हम तो जा रहे हैं आपका लाइव रहने लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ रितु, सही जगह पहुंची हो आप भी हो दुर्गेश, आप दोनों तो खा ही लो, लेकिन आदर्श के नसीब में कुछ है या नहीं, क्योंकि ये खाली दिख रहे हैं। आदर्श कहां खड़े हैं, कुछ खाना पीना मिलेगा कि राम नाम? जय श्री राम। ज्ञानेंद्र जी, फिलहाल तो राम नाम की उम्मीद लग रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार संस्कृति मंत्रालय ने कोशिश ही की है कि हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनको इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म, अधर्म सब कुछ बताया जाए। और इसीलिए बाकायदा संस्कृति मंत्रालय ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि जहां पर एक छत के नीचे, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि चारों तरफ की तस्वीर दिखाएं, एक छत के नीचे सभी चीज़ों के बारे में, इतिहास, भूगोल से लेकर नदियों के बारे में, कहाँ कौन सी परंपराएं हैं उसके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बताने और दिखाने की कोशिश की गई है। न सिर्फ कुंभ के बारे में, बल्कि इसके साथ साथ क्या कुछ भारतीय संस्कृति और परंपरा रही है उस सब के बारे में बताया गया है। और अगर मां गंगा की बात करें तो अगर आप देखें तो उनकी कलाकृतियां कैसी रही हैं 8वीं शताब्दी में, उसके बारे में भी बताया गया है। तो कुल मिलाकर चलिए ठीक है, आपको जो है खाना मिल जाए और कहीं ना कहीं आप भी खाना खा लें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज में आपको पता है छात्र रहते हैं, और जब कुंभ जैसे मेले का आयोजन होता है तो छात्र अपने हॉस्टल से निकल जाते हैं कि चलो भाई कहीं भंडारा खाया जाएगा, आनंद लिया जाएगा। आप लोग भी छात्र बने रहिए और छात्रों के साथ मौज लीजिए। दुर्गेश, बड़े निराश उदास दिख रहे हो दोस्त, मुस्कुराओ, भंडारा खाओ, चैन से सो जाओ, कल फिर से हम आपसे बतियाएंगे। चलिए 8:53 हो गया, समय बिल्कुल नहीं है, नमस्कार कहने के अलावा कुछ नहीं बता पाऊंगा।